नमस्कार की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र केरल में चुनावी वादों की। दरअसल बीजेपी के संकल्प पत्र में जनता को साधने की कोशिश की गई है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी में भी वोटरों को साधने की ही जुगत दिखाई पड़ती है। वहीं हम बात करेंगे भारतीय मूल की सबा हैदर का अमेरिका में चुनावी कमाल का। गाजियाबाद की इस लड़की ने अमेरिका चुनाव में इतिहास रचा और चलते चलते बात जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में नेताओं के बीच इन दिनों जनता को लुभाने की होड़ चल रही है। सूबे केरल में वादों की छड़ी लगाई जा रही है। दरअसल बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर जहां जनता को साधने की कोशिश की, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी में भी वोटरों को साधने की ही जुगत दिखाई पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी संकल्प पत्र में क्या कुछ? युवाओं के लिए 25 लाख नई नौकरियों का वादा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा, किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान, किसानों के लिए भावांतर योजना लाएगी बीजेपी, वृद्ध पेंशन योजना सीमा 1500 रुपए से बढ़कर 2100 रुपए की जाएगी। महाराष्ट्र में खोले जाएंगे स्किल सेंटर, 10 लाख प्रतिभावना छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। 45,000 गांवों में रास्ता बनाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा। उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं उसमें 25 प्रमुख मुद्दे हैं। लाडली बहन योजना और वृद्धावस्था पेंशन में हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के ऋण माफ और किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करेंगे। 10 लाख प्रतिभावना छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। 45,000 गांवों में रास्ता बनाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा। उनका मासिक वेतन 15,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है वे महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू हुआ। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई और महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हमारे संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज्य देने वालों की विफलताओं से बोध लेकर मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र के लिए योजनाएं भी हमारे संकल्प पत्र में है। आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली हैं। अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। हमारे सामने
हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं। एमवीए का घोषणा पत्र महाराष्ट्र नामा जारी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में हम महाविकास आघाड़ी की सरकार लाएंगे तभी हम यहाँ एक स्थिर अच्छा सुशासन दे पाएंगे। महाविकास आघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। 1, खेतीबाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जनकल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्र नामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी। पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत जाति जनगणना कराई जाएगी। 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाएगा। तीसरी गारंटी के तहत कुटुंब रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। समय पर कर्ज चुकाने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा। युवाओं को वचन में बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए की मदद देने का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास 5 स्तंभ हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित है। घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए मासिक वजीफा दिया जाएगा। 25 लाख रुपए की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। हम मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। हमने जाति जनगणना करने का फैसला किया है। हम तमिलनाडु की तरह आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भड़के खड़गे।
आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इससे उनका क्या मतलब है, आप किसको काटेंगे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कहा, योगी जी का नारा है, जबकि मोदी जी कहते हैं एक है तो सुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने वालों को मार डाला। जैसे कि तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं और सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 122, शिवसेना को 63 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमाकेदार जीत दर्ज की। वहीं ड्यूपेस काउंटी में डेमोक्रेट कैंडिडेट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की सबा हैदर ने चुनाव जीत दर्ज करके अमेरिका में भारत का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद की लड़की ने अमेरिका चुनाव में रच दिया इतिहास। अमेरिका में जीता द प्यूस काउंटी बोर्ड का चुनाव। परिवार और पड़ोसियों में खुशी की लहर। सामाजिक कार्यों में रुचि ने सबा को राजनीति में पहुंचाया। तीसरे प्रयास में सबा हैदर डप्यूस काउंटी से जीता चुनाव। सबा ने रिपब्लिकन पैटी गुस्टीन को 8,500 वोटों से हराया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने साल 2022 के डप्यूस काउंटी बोर्ड के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। तब सबा रिपब्लिकन उम्मीदवार से महज 1,000 वोटों से हार गई थी। अमेरिका में योग ट्रेनर रही सबा हैदर की सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि थी और उनकी यही रुचि उन्हें राजनीति में लेकर आई। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बेहद मजबूत छवि वाली सबा हैदर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि पिछले 2 चुनावी अनुभव उनके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन सबा हैदर ने हौसला नहीं छोड़ा और अपने तीसरे प्रयास में सबा हैदर डप्यूस काउंटी से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। तीसरी बार में विजयी झंडा गाड़ने में रही सफल। शादी के बाद गाजियाबाद से अमेरिका शिफ्ट हुई सबा हैदर की जीत से उनका परिवार बेहद खुश है। सबा चुनाव में 2 बार मिली हार के गम को भुलाते हुए तीसरी बार किस्मत आजमाया और तीसरी बार में विजयी झंडा गाड़ने में सफल रही। गौरतलब सबा हैदर चुनाव में सियासत खाने वाली और डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव जीता। वहीं सबा हैदर के पिता ने बेटी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि पूरे परिवार को सबा हैदर पर बहुत गर्व है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही बहुत मेहनती और पढ़ने में टॉप रही है। उसने स्कूल और कॉलेज में भी टॉप किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी शादी अलीगढ़ के रहने वाले एक संपन्न परिवार में हुई थी। हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, पूरा परिवार खुशी में है और साथ साथ सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप लोग जिस करेज के साथ, जिस उत्साह के साथ, दिली खुशी का नाम उत्साह होता है, उसके साथ आप लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हमसे खुश होकर पूछ रहे हैं, टीवी पे नशर कर रहे हैं। सबा की मां बताती हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बिना संघर्ष के नहीं मिली। इलेक्शन जब लड़ा तो उनके फादर अली हैदर सीनियर इंजीनियर इन जल निगम, ये वहाँ पे चले गए थे क्योंकि मेरे बेटों को वीज़ा नहीं मिला था और ये चले गए थे। इन्होंने पूरे 100% उन्हें सपोर्ट किया और थैंक्स गॉड कि उनके इतने अच्छे फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स हैं कि उन्होंने हमारी कमी उन्हें महसूस नहीं होने दी। फिर उसके बाद जब सेकंड इलेक्शन लड़ा उन्होंने 2022 में, तब मैं उनके पास थी और जिस टाइम हार का ऐलान हुआ उस टाइम मैंने उसे गले लगाया। मैंने कोई बात नहीं, जब वो इंसान सीढ़ी चढ़ता है तो गिरता भी है, जो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा वो क्या गिरेगा। गाजियाबाद के होली चाइल्ड स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। राम चमेली देवी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी टॉप किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाइल्ड लाइफ में एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट।
सबा शादी के बाद पति तबरेज अली के साथ शिकोगा में बस गई। शिकोगा में वो पिछले 15 साल से योगा सिखा रही हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन योग का प्रशिक्षण देती हैं सबा। मूल रूप से बुलंदशहर के औरंगाबाद की रहने वाली हैं सबा। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार सबा ने रिपब्लिकन पार्टी की पैटी गुस्टिन को 8,500 वोटों से हराया है। लिहाजा गाजियाबाद और बुलंदशहर में जश्न का माहौल है। सबा की ससुराल बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में है, जबकि उनका मायका गाजियाबाद में है। पिता अली हैदर जल निगम से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, माँ स्कूल चलाती हैं। सबा हैदर की जीत से गाजियाबाद में उनके पड़ोसी भी बहुत खुश हैं। वे इसे देश की कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सबा हैदर ने साबित कर दिया है कि जज्बे से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। जो इशू था कि जब वहाँ पर काउंटिंग चल रही थी तो यहाँ पर रात का टाइम था, वहाँ पर दिन था तो यहाँ रात थी। तो एक टाइम ये आया कि 1:30-2 बज गए तो शी सेड टू अस, सिस्टर ने बोला कि अब आप लोग रेस्ट करिए, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इंडीड शी वाज लीडिंग इन द वोट्स, बट फिर भी एक अंदर से रहता है कि चुनाव है, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो जब फाइनली उनका कॉल आया मदर के पास कि मम्मी मैं जीत गई हूँ, तो शी वाज नॉट एबल टू गैस्प एंड वो उन्होंने ये बोला कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि खुशी के मारे मैं इतनी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो शी वॉज सो एक्साइटेड एंड शी वॉज वेरी मच हैप्पी। दैट वॉज लाइक वाओ, मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने ही जीता है सब कुछ और सारा हार्डवर्क मेरा है। इतनी खुशी हुई जब मुझे मेरी मदर से पता चला कि ऐसा है। कल मॉर्निंग की बात है, आई थिंक 11:30 नियर अबाउट दिस टाइम हम लोगों ने उसको कॉल किया सीधा, उसका मिडनाइट था। देन ऑल्सो शी पिक्ड द कॉल। हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, खूब सारी पुरानी नई, कैसे क्या कब आ रही हो, सारा डिस्कशन किया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ी हूँ, क्योंकि वो सच में बहुत प्यारी बच्ची है। She has been always a very studious person and a strong personality, bold personality. यूएस में जाके भी उन्होंने जिस तरह से योग में अपना योगदान दिया है और उसको इतना वहाँ पे मतलब रेगुलरली फॉलो किया है और इतना काम किया है उसमें, सो इट्स लाइक अ बोल्ड मूव फॉर अ पर्सन टू गो अब्रॉड एंड डू सच काइंड ऑफ थिंग। बता दें कि सबा की सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि गाजियाबाद में उनके परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। बता दें कि अमेरिका में सबा की जीत से परिवार का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया है। सबा अमेरिका के शिकागो में रहती हैं। अब परिवार उनके भारत आने की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में उगने वाला केसर सदियों से दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ईरान के बाद भारत केसर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर की केसर की खेती की शुरुआत कैसे हुई और ये आज इतना खास क्यों है? देखिए रिपोर्ट। कश्मीर की ठंडी और शुष्क जलवायु केसर की खेती के लिए है बेस्ट। केसर का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के साथ साथ सौंदर्य के लिए भी होता है। केसर की खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान से हुई। हिंदी में इसे केसर और उर्दू में जफरान के नाम से जाना जाता है। यह केसर के फूल यानी क्रोकस सैटाइवस के वतीय गृह से निकाला जाता है। पंपोर क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन। भारत में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कश्मीर के पंपोर क्षेत्र से होता है। दरअसल पंपोर की अनुकूल जलवायु और मिट्टी ने इसकी खेती को फलने फूलने में काफी मदद की है। यहाँ पैदा होने वाला केसर अपनी हाई क्वालिटी
सुर्ख लाल रंग और तेज खुशबू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज कश्मीर में केसर का उत्पादन और कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी बढ़ती डिमांड के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि इसके औषधीय गुण, खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने की क्षमता और ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल। बता दें, कश्मीर केसर की GI टैग मिलने से इसकी क्वालिटी और कीमत में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। खास तौर से कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को केसर की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में उगले वाला केसर, जिसे स्थानीय भाषा में कोंग कहा जाता है, सर्दियों से दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर रहा है। हिंदी में इसे केसर और उर्दू में जफरान के नाम से जाना जाता है। यह केसर के फूल यानी क्रोकोस सैटाइवस के वतिग्रह नर जनन अंग से निकाला जाता है, जिसमें आज पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ईरान से भारत तक का सफर। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि केसर की खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान या इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। इस सुगंधित मसाले को देवताओं का मसाला भी कहा जाता है। ईरान के शासकों ने अपने शाही बगीचों में केसर की खेती को बढ़ावा दिया और इसे एक अनमोल खजाने की तरह संजोया। ईरान के बाद केसर का सफर यूनान और रोम तक पहुंचा। इन सभ्यताओं में केसर को एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, औषधियों और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फोनोशियन व्यापारियों ने कश्मीर में केसर का व्यापार शुरू किया। बता दें कि फोनोशियन व्यापारी अपने जहाजों में केसर लेकर कश्मीर आते थे और यहाँ के स्थानीय लोगों को इसकी खेती करना सिखाते थे। कश्मीर की अनुकूल जलवायु और मिट्टी के केसर की खेती को फलने फूलने में मदद की है। ये हमारे आइटिनरी में तो ये था, तो हम घूमने आए थे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बेंगलोर में यूजुअली आउटलेट्स लगते हैं सैफरन के जो कश्मीर से आते हैं, हमने ट्राई किया हुआ है, तो आज हमें मौका मिला है देखने के लिए और बहुत ही सुंदर है। और हम यहाँ से डायरेक्ट कश्मीर से सैफरन लेके जाएंगे और वंस वी रीच देयर हम बाकियों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि वो भी आके ये सुंदर सी चीज़ एक्सप्लोर करके जाए। केसर की खेती के लिए कैसी जगह चाहिए? भौगोलिक परिस्थितियां केसर की खेती में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। केसर के पौधे को ठंडी जलवायु पसंद आती है। केसर के पौधों को 12 घंटे तक सूरज की रोशनी चाहिए होती है। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश केसर के फूलों के विकास के लिए जरूरी है। इसके साथ ही सही मिट्टी होना भी काफी जरूरी है। केसर को कैलकेरियस यानी भरपूर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट वाली मिट्टी में उगाया जा सकता है। इस तरह की मिट्टी में पर्याप्त पोषण तत्व होते हैं जो केसर के पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। बता दें, केसर के पौधों को गर्मी में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और सर्दी में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पसंद नहीं है। साथ ही सालाना 1000 से 1500 मिमी बारिश भी केसर के पौधे के लिए जरूरी होती है। Visited so many cool places, but this is the first time I'll see the saffron plantation over here. It's look cool, like it's amazing, where the flowers and the saffrons that comes out with the red colors and the yellow, the polarization things. That's really amazing to me and my kids as well. We already bought some, but definitely we'll take more for sure because it's very natural and it's just came out from the plant itself. So we know that it's a really a true saffron. That's not the saffron that we are buying from. जम्मू कश्मीर की केसर राजधानी के तौर पर मशहूर पंपोर में सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यहां के हरे भरे केसर के खेतों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। वे खेतों में लगे केसर की खूबसूरती और महक का मजा ले रहे हैं। सैलानियों केसर के उन फूलों को इकट्ठा करने का मौका भी मिल रहा है जिन्हें वहां के पुरुष, महिला और बच्चे तोड़कर ला रहे हैं। मेरे आए हैं और ये सैफरन फील्ड को एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। और सैफरन तो देखा था मैं कि कैसा होता है, चाय वाय में डालते हैं और उसका फ्लावर ऐसा रहता कि पता नहीं था। बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और हम सुन के आए थे कि सैफरन फील्ड जो है जरूर जाके एक्सप्लोर करना और यहाँ पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है सैफरन। हालांकि शुष्क मौसम के हालात और खेतों को बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बदलने की वजह से पिछले 2 दशकों में केसर की पैदावार में काफी गिरावट आई है।
इसके बावजूद श्रीनगर जम्मू राजमार्ग के किनारे केसर के खेतों की बड़ी पट्टी कश्मीर घाटी में पहुंचने वाले सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। कई सैलानी श्रीनगर की बड़ी दुकानों से खरीदने के बजाय सीधे किसानों से केसर को उसके खालिस अंदाज में खरीदते हैं। अपने बेहतरीन रंग और खुशबू के लिए मशहूर केसर के 1 ग्राम की कीमत 250 रुपए और 1 किलोमीटर की कीमत 2.5 लाख रुपए है। केसर इलाके के किसानों के लिए आमदनी का खास जरिया है। ये बेहतरीन मसाला सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि घाटी की बेहतरीन विरासत को भी दिखाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।